वेलकम दोस्तों, चलिए पार्ट सेकंड इसका कवर करते हैं। BHI 144 आपको पता ही है, इतिहास लेखन परंपरा की हम बात कर रहे थे। इतिहास लेखन परंपरा में मैंने आपको बताया था कि कई तरीके से इतिहास को लिखा जाता है, अलग अलग दृष्टिकोण से लिखा जाता है। उसमें आपको टॉप 5 क्वेश्चंस मैंने लास्ट क्लास में कराए थे, उनमें से एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा और वहां से आप अच्छे तरीके से इस एग्जाम में पास हो पाएंगे। आज बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सबाल्टर्न इतिहास लेखन परंपरा की क्या विशेषताएं हैं। कई बार एग्जाम में छपा प्रश्न, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। सबाल्टर्न इतिहास लेखन परंपरा की विशेषताएं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सबाल्टर्न इतिहास लेखन परंपरा का यहाँ पर मतलब क्या है। देखिए, याद रखिए, ये इतिहास लेखन की जो परंपरा है ये कहाँ पर चली? यूरोप में चली। ये क्या चली? ये यूरोप की परंपरा है, इसलिए इसमें ज्यादातर आपको यूरोप के इतिहास, यूरोप में हुए सामंतवाद और सामंतवाद से लोगों का किस प्रकार शोषण हुआ, उस सबकी जानकारी आपको इस सबाल्टर्न इतिहास में मिलेगी। ये क्या है? एक चीज इसमें और याद रखनी है आपको कि कोई भी इतिहास लेखन परंपरा होती है, ये एक ट्रेडिशन बन जाता है। जैसे ये ट्रेडिशन स्टार्ट होता है सबाल्टर्न से। किससे? जो सबाल्टर्न थे, एक बहुत महत्वपूर्ण यूरोपियन इतिहासकार हुए, हिस्टोरियन हुए, आपको याद रखना है। साथ साथ इसकी क्या मुख्य विशेषता है उन पर अब हम बात करेंगे। देखिए, सबाल्टर्न इतिहास लेखन परंपरा इतिहास लेखन परंपरा की एक नई धारा है। याद रखिए कि ये एक नई परंपरा है। ये क्या है? एक न्यू परंपरा है। ये बात आपको याद रखनी थी। क्लियर दोस्तों? एक नई परंपरा जो उपनिवेशवाद की बात करती है। उपनिवेशवाद जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं, उसका मतलब होता है दूसरे देश को गुलाम बनाना, आम शब्दों में आप कह सकते हैं उपनिवेशवाद। और सामंतवाद के शिकार रहे लोगों के इतिहास पर केंद्रित है। ये क्या करती है? जो लोग सामंतवाद के शिकार रहे हैं, सामंतवाद मैंने आपको बताई थी, ऐसी व्यवस्था है जिसमें राजा के नीचे क्या रहते हैं? कुछ सामंत अधिकारी रहते हैं और सामंत क्या करते हैं? किसानों से टैक्स वसूल कर राजा तक पहुंचाते हैं। इस व्यवस्था को कहते हैं सामंतवाद। इस व्यवस्था में सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को होता है तो किसको होता है? किसानों को। और सबसे ज्यादा लाभ में रहता है राजा। इस सामंतवादी व्यवस्था में किसानों का अत्यधिक शोषण होता है। तो इसी के इतिहास पर केंद्रित रहा है हमारा कौन सा इतिहास? सबाल्टर्न का इतिहास। यह आमतौर पर निम्नलिखित विशेषताएं रखती है। सबसे पहले, उपेक्षित समूहों पर ध्यान। उपेक्षित समूह कौन से होते हैं? जिनके साथ शोषण हुआ है। जैसे किन किन समूहों के साथ शोषण हुआ है, याद रखनी है। किसान के साथ, दलित के साथ और आपका आदिवासी लोगों के साथ, महिलाओं के साथ और गरीब के साथ। इन सब की हिस्ट्री की बात ये करता है। याद रखना, सबाल्टर्न का इतिहास कहाँ से रिलेटेड है? स्पेशली कौन से महाद्वीप से रिलेटेड है? यूरोप से रिलेटेड है। ये बात आपको याद रखनी है। पारंपरिक स्रोतों से परे जाना। यह परंपरा पारंपरिक स्रोतों जैसे कि सरकारी रिकॉर्ड, जिनमें बहुत सी चीजें छुपाई जाती हैं, अभिलेख जो राजा द्वारा लिखवाए जाते हैं, इसलिए राजा कभी भी उसमें अपनी बुराई नहीं करता। ये क्या है? एक मौखिक इतिहास है। सबाल्टर्न इतिहास लेखन परंपरा क्या है? एक मौखिक इतिहास है जिसमें लोकगीतों और अन्य पारंपरिक स्रोतों को शामिल किया जाता है। सबाल्टर्न इतिहास की खास बात यह है कि ये पारंपरिक स्रोतों से हटकर स्पेशली उन लोगों की जानकारी देती है जिनके साथ उपेक्षित व्यवहार किया गया है, जिनके साथ शोषण किया गया है, जिनको दबाया गया है। यही सबाल्टर्न इतिहास की मेन परंपरा रही है ना। और ये इसकी खास बात है कि सबाल्टर्न इतिहास उन स्रोतों को कभी भी वैलिड नहीं मानता जिन स्रोतों को राजा द्वारा या सरकार द्वारा रिकॉर्ड में लिखा गया है, क्योंकि सरकार और राजा कभी अपनी बुराइयां नहीं करते। तो इसमें वो रिकॉर्ड यहाँ पर लिखा जाता है जो रिकॉर्ड क्या होने वाला है? जो रिकॉर्ड वास्तविक है, जो किसान, दलित, आदिवासी और महिला, गरीब लोगों के बारे में जानकारी देते हैं। तो वो इतिहास जिसमें लिखा गया उसे हम कहते हैं सबाल्टर्न की इतिहास लेखन परंपरा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरिश्ता का इतिहास क्या है, जिसे हम फिरिश्ता भी कहते हैं और आम भाषा में इसे फरिश्ता भी कहते हैं। इसका इतिहास क्या है समझिए। मोहम्मद कासिम हिंदू शाह का उपनाम था। किसका नाम था? फरिश्ता। मोहम्मद कासिम हिंदू शाह, जिसने भारत पर 1560 से लेकर 1620 तक क्या किया? एक प्रसिद्ध फारसी इतिहासकार के रूप में काम किया। मोहम्मद कासिम हिंदू शाह ये क्या थे? इन्हीं का ही उपनाम था, फरिश्ता इन्हें कहते थे। 1560 से और कब तक? 1620, लगभग 60 साल तक इन्होंने क्या किया? अपनी जीवन लीला को जिया, और जिसमें एक प्रसिद्ध फारसी इतिहासकार ये रहे। यानी फरिश्ता का इतिहास कौन सी भाषा में लिखा गया है? फारसी भाषा में लिखा गया है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, उनका जन्म अहमदनगर में हुआ था, भारत के दक्षिणी इलाके में। अहमदनगर उस समय क्या होती थी? एक सल्तनत होती थी, याद रखना। भारत में हुआ था। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर और उनके उत्तराधिकारी जहांगीर के दरबार में भी सेवा की थी एज अ इतिहासकार। याद रखो, यानी मुगल दरबार में भी इतिहासकार रह चुके हैं, मुगल दरबार में भी एक लेखक रह चुके हैं। फरिश्ता अपनी ऐतिहासिक कृति तारीख ए फरिश्ता के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, जो भारत के इतिहास का एक व्यापक विवरण है। याद रखिए, उनकी कृति, उनकी रचना का नाम क्या है? उनकी रचना का नाम है तारीख ए फरिश्ता। क्या नाम है इनकी रचना का? तारीख ए फरिश्ता, जिसमें किसका इतिहास है? भारत का इतिहास है। याद रखिए, फरिश्ता का इतिहास किस समय का है? यह भी आपसे पेपर में पूछा जाए तो लिखना मध्यकालीन इतिहास।
है ना। मध्यकालीन इतिहास लेखन परंपरा है। मध्यकाल की क्या देती है ये हमें मध्यकाल की क्या देती है, जानकारी देती है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ये मध्यकाल की जानकारी देती है। चलिए, इसके अलावा तारीख ए फरिश्ता जो है ये भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। यह कृति अपनी सटीकता मतलब जो वैलिड है वही लिखा गया है, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा गया है और किसी का पक्ष ना लेते हुए बिल्कुल सच्ची बातें इसमें ऐसी लिखी गई हैं। ऐसा कहा जाता है ना, निष्पक्षता के साथ लिखी गई है, किसी के साथ कोई पक्षपात यहाँ पर नहीं किया गया। इसलिए फरिश्ता के इतिहास को बहुत ही ज्यादा इतिहास लेखन परंपरा में क्या माना जाता है, विश्वसनीय माना जाता है। दोस्तों क्या माना जाता है, आपका विश्वसनीय माना जाता है इतिहास लेखन परंपरा में। कौन सा इतिहास, फरिश्ता का इतिहास। ये बात आपको याद रखनी है। कहानी समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। फरिश्ता के इतिहास के साथ हमारे यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो जाते हैं समाप्त। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 3rd पे, इसे पढ़िए, जैन पोमचरियम। बहुत ज्यादा आता है पेपर में क्वेश्चन और समझ में कम आता है लोगों को, तुक्का भी इसमें नहीं लगता। तो याद रखिए, जैन पोमचरियम का मतलब क्या होता है। जैन पोमचर्य का मतलब होता है जैन धर्म के 5 मुख्य सिद्धांत, है ना, उसे कहते हैं जैन पोमचर्यम। वो 5 सिद्धांत कौन से, वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ये 5 प्रिंसिपल हैं। यदि आप जैन धर्म के अनुयायी बनना चाहते हैं तो जैन पोमचर्यम को जैन धर्म का आधार माना गया है। तो इसका मतलब यह है, जब आप इन 5 सिद्धांतों को क्या कर लेंगे, जब आप इन 5 सिद्धांत को एक्सेप्ट कर लेंगे तभी आप जैन धर्म के पक्के अनुयायी माने जाएंगे। इन सिद्धांतों का पालन करके जैन व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, आत्मज्ञान, अपने आप को समझते हैं, आत्म समझ को क्या करते हैं, विकसित करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, इन 5 सिद्धांतों को मैं आपको सरल शब्दों में समझाने की क्या करूंगा दोस्तों, कोशिश करूंगा। समझिए, देखिए, अहिंसा, सभी जीवों के प्रति अहिंसा। अहिंसा बोले तो झगड़ा नहीं करना, सत्य बोले तो सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। अस्तेय का मतलब क्या होता है, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। इसमें चोरी किस चीज की पता है, विचारों की चोरी भी नहीं करनी, है ना। सामान की चोरी को हम चोरी मानते हैं, जबकि विचारों को छुपाना, बातों को छुपाना भी क्या होती है, एक चोरी होती है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, इंद्रिय संयम का पालन करना। इंद्रिय संयम जो आजकल लोगों में नहीं है ना, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, क्या देखना है, कितना बोलना है ना, और कैसा फील करना है, इन चीजों पर हमें कंट्रोल होना चाहिए। तो इंद्रिय संयम लेके आने से ब्रह्मचर्य कहा गया। और अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है धन इकट्ठा ना करना, मोह माया त्याग देना, है ना। यहाँ पर क्या आप कह सकते हैं आम भाषा में, धन संग्रह ना करना, है ना, इसे कहते हैं आप क्या, अपरिग्रह। तो ये 5 सिद्धांत कहलाते हैं जैन पोमचर्यम। याद रहेगा आपको, बहुत बढ़िया, शाबाश। यही चीजें आपको क्या करेंगी, ऊर्जावान बनाएंगी पेपर में, है ना, और आपके अच्छे मार्क्स के लिए उत्तरदायी रहेंगी। सम्राट अशोक के अभिलेख, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, है ना, क्या इस क्लास का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सम्राट अशोक के अभिलेख। आपको पता ही है, सम्राट अशोक प्राचीन भारत के एकमात्र ऐसे सम्राट रहे हैं जिन्होंने अपनी जनता के लिए, अपनी प्रजा के लिए जो लेख लिखवाए वो मिट्टी और आप कह सकते हैं स्तंभों पर और शिलालेखों पर लिखवाए। इसलिए अशोक के अभिलेख सबसे फेमस माने जाते हैं। आपसे अगर मैं पूछूं कमेंट बॉक्स में बताओ कि अशोक के अभिलेख किन 2 भाषाओं में लिखे गए थे, कौन सी लिपियां उसमें इस्तेमाल की गई थी। देखिए, प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेजों में से एक है। तो याद रखिए, ये हमें कहाँ की जानकारी देते हैं, अशोक के अभिलेख प्राचीन भारत की जानकारी हमें देते हैं। ये अभिलेख स्तंभों पर भी लिखवाए गए हैं, ये शिलाओं पर भी लिखवाए गए हैं, गुफाओं पर भी लिखवाए गए हैं, है ना, और गुदे हैं। याद रखिए कैसे लिखे हैं, गूद कर, छैनी हथौड़े की सहायता से। इनमें अशोक के शासनकाल की जानकारी मिलती है। अशोक का शासनकाल आपको पता है 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व के बीच में क्या रहा है, इसका शासनकाल रहा है। ये बात आपको याद रखनी है। शिलालेख क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। ये अभिलेख स्तंभों पर और शिलाओं पर लिखवाए जाते हैं। जो स्तंभों और शिलाओं पर गूद कर लिखे हो उन्हें क्या कहते हैं, शिलालेख कहते हैं। और स्तंभ अभिलेख क्या होते हैं, जो स्तंभों पर यानी खंभों पर गुदे होते हैं। इनमें अशोक के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है। अशोक के अभिलेख कई भाषा और लिपियों में लिखे गए, जिनमें भाषाओं में आती है प्राकृत भाषा आपकी, संस्कृत भाषा, ग्रीक भाषा, अरामी भाषा। और लिपियों में याद रखना अशोक की कौन कौन सी लिपियों में अभिलेख मिलते हैं, ब्राह्मी और कौन सी आपकी खरोष्टी। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में आपको मिलेंगे अशोक के अभिलेख। इन दोनों लिपियों को पढ़ा किसने था, ये भी आपको याद रखना है, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे, एक प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक इंजीनियर थे, जिन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को सन 1830 के दशक में क्या किया था, पढ़ा था। ये बात आपको याद रखनी है, दैट वाज अशोक के अभिलेख। कहानी समझ में आपको आ गई होगी, उम्मीद है मजा आ रहा होगा आपको इस क्लास में। और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार फंसेंगे, 2-3 बार इस क्लास को जरूर देखना। इतिहास के स्रोत के रूप में तजकिरात क्या होती है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बखर पढ़ाया था, बखर, है ना, उसी प्रकार तजकिरात। तजकिरात इतिहास जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये क्या है, एक स्रोत है, इतिहास की जानकारी का क्या है दोस्तों, एक स्रोत है जिसमें हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है।
यह विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करता है, जैसे राजनीतिक जानकारी, सामाजिक जानकारी, आर्थिक जानकारी और सांस्कृतिक जानकारी। तजकिरात में 4 चीजों की जानकारी मिलती है। राजनीति में हमें बताता है कौन कौन से शासक हुए हैं, कौन कौन से राजवंश हुए हैं, कौन कौन सी लड़ाइयां हुई हैं, कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, वो सब होती है राजनीतिक जानकारी। ये भी हमें तजकिरात से मिलती है। तजकिरात कौन से काल से संबंधित है, याद रखना, तजकिरात भी एक मध्यकालीन, याद रखना, मध्यकालीन कौन सी परंपरा है, इतिहास लेखन परंपरा। ये भी क्या है, एक मध्यकालीन इतिहास लेखन परंपरा है, ये बात आपको याद रखनी है। सामाजिक जीवन में हमें बताता है क्या, रीति रिवाजों के बारे में, धर्म के बारे में, लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में। आर्थिक में हमें बताता है अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, व्यापार किस प्रकार का था और खेती किस प्रकार की थी। साथ साथ आप इसमें ऐड कर सकते हैं पशुपालन किस प्रकार का था, ये भी हमें तजकिरात में देखने के लिए मिलेगा। संस्कृति में हमें बताता है आर्ट किस प्रकार का था, लिटरेचर किस प्रकार का था, एजुकेशन किस प्रकार की थी, ये सब हमें जानकारी मिलती है तजकिरात से। मध्यकालीन भारत के हर एस्पेक्ट, आप कह सकते हैं चहुमुखी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। कैसी, चहुमुखी जानकारी हमें तजकिरात से मिलती है। जिस प्रकार बखर भी हमें क्या करता है, बहुत सी चीज़ों का बखान करता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो उम्मीद है ये शॉर्ट क्लास आपको समझ में आई होगी। ये 2 शॉर्ट मैराथन्स आपके पेपर को क्या कर देंगी, बेहतरीन कर देंगी। 2-3 बार आप इन्हें देख कर जाना। आज के लिए दोस्तों केवल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।